Hello friends, today in this lecture number 2 we are going to discuss about the topic called total internal reflection. आज लेक्चर 2 में से मैं TIR के बारे में ही बात करूंगा. लेंस हम इसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि फिर वो मर्ज हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा TIR एक कंसेप्ट है जिसको मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. तो देखिए क्या होता है, TIR को पहले समझते हैं. ये रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है. दिस कंसेप्ट कम्स अंडर रिफ्रैक्शन, बट यहाँ पे जो वर्ड है वो रिफ्लेक्शन दिया हुआ है. तो इसको समझने की ज़रूरत है हमें कि रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्यों आया, जबकि इसको हमने रिफ्लेक्शन वाले पार्ट पे क्यों नहीं पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं, और इसके क्या क्या एप्लीकेशन से क्या क्या चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है. तो इसका जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए आप अज्यूम करिए कि एक स्विमिंग पूल है. ठीक है. एक स्विमिंग पूल मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया, और स्विमिंग पूल के नीचे मैंने क्या किया है, एक बल्ब बना दिया. करेक्ट. अब होगा क्या, ये बल्ब इसके नीचे जल रहा है, ठीक है, लाइट आएगी. तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये वाला आपके लिए डेंसर हो जाएगा, कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम, और ये ऊपर वाला आपका मान लीजिए रेयरर मीडियम हो गया. तो इसको मैं यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख देता हूँ, रेयरर मीडियम. करेक्ट. इसको मैं एयर मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, उसको वाटर मान लेता हूँ. ठीक है. अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए एक रे यहाँ से गई, ये नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा. ठीक है. रे आपकी इस डायरेक्शन में गई. ठीक है. अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे द रे इज मूविंग, यहाँ पे हम लिख देंगे कि द रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रे है हमारी वो डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रे होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी. देखिए ऐसा, ये आपका आर हो जाएगा. तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इस केस में आर जो है वो आई से बड़ा रहेगा. ठीक है. अब अगर मैं देखूँ, एक रे ऐसी भी जा रही होगी, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो आई से तो बड़ा होगा, दिख भी रहा है हमें. एक रे ऐसी भी जा रही होगी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आई से बड़ा रहेगा, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा होगा. देखिए ग्रेटर देन आर हो गया. तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो रे है वो बेंड हो रही है सरफेस की तरफ. ये देखिए, अगर मैं सरफेस को ऐसे एक्सटेंड करूं तो आपकी रे देखिए सरफेस की तरफ बेंड होती जा रही है. एक टाइम ऐसा आएगा, एक रे ऐसी आएगी जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इतना हो जाएगा कि जो आपकी रे है वो पैरेलल टू द सरफेस जानी चालू हो जाएगी. कहाँ पे चली जाएगी, पैरेलल टू द सरफेस. इसका मतलब हुआ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और इस दौरान जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा इसको मैं IC बोलूँगा. ठीक है. ये स्पेशल एंगल है कि ये वो एंगल है जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए. करेक्ट. इससे ज़्यादा अगर आपने कोई भी रे डाली, मतलब इससे ज़्यादा एंगल पे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक और रे, अगर आप ग्रेटर देन IC हो जाएगा तो आपकी रे अब देखिए अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी. देखिए जो ग्रीन वाली ये रे है ये रिफ्लेक्शन दिखा रही है. मतलब अगर IC से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा तो जो आपकी रे रहेगी वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी. मतलब देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ना जाके वो अंदर ही जा रही है. ठीक है. तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे IC के बारे में. IC क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. ये वो वैल्यू है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस पे एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा. इसके बाद इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन IC, तब रिफ्लेक्शन होगा.
ठीक है, या अगर इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन आई सी, तब रिफ्रैक्शन होगा, और अगर बराबर हो जाएंगे, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू आई सी, तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है टी आई आर की कि ये तभी होगा व्हेन द रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये ध्यान रखिएगा, ये तभी वैलिड है कि जब आपकी रे है वो डेंसर से रेयरर जाएगी, तभी टी आई आर पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो एक ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, वापस से डायग्राम ड्रॉ करूँगा मैं और क्लैरिटी के लिए। ये सरफेस है, ये आपका बल्ब है, एक रे ऐसी गई, मान लेते हैं ये एंगल आई सी है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ये आपकी रे ऐसी चली जाएगी, राइट से ड्रॉ कर देते हैं इसको, ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा चला जाएगा, मतलब आर जो रहेगा वो आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा एंगल हुआ ग्रेटर देन आई सी, तो ये रे आपकी अंदर चली जाएगी, मतलब ये भी ग्रेटर देन आई सी, मतलब जो वैल्यू ये रहेगी वही वैल्यू ये रहेगी, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे वही रिफ्लेक्शन वाले सारे फंडे लग जाएंगे। ठीक है, अब इसको और नोटिस अगर मैं करूँ तो ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूँ इस पॉइंट ए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे भी ऐसे ही होगी, मतलब अगर मैं वापस एक ग्रीन से ये बनाऊँ तो यहाँ पे भी एक रे ऐसी गई होगी, ये सरफेस हमने ऐसा बना दिया ऐसे। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन आई सी है, तो यहाँ पे भी रे आपकी ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी, और इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, ये पॉइंट बी है। तो अब नोटिस करिए जो दो पॉइंट मैंने ए और बी मार्क किए हैं, ठीक है, अब ए पॉइंट के इस तरफ और बी पॉइंट के इस तरफ रे बाहर निकलेगी नहीं, मतलब जो भी रे रहेगी वो अंदर ही जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट ही होगी, तो बाहर नहीं जाएगी। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ तो एक कोन टाइप की बन रही है, ऐसी कोन, ये देखिए एक कोन शेप फॉर्मेट में ये कोन बन रहा है। मतलब अगर आप ऊपर से इसको नोटिस करेंगे तो ये जो होगा, ये जो मैं रेड से आपको बना के दे रहा हूँ, ये बेसिकली एक सर्कल होगा। ठीक है, तो हम ऐसा भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए बल्ब की जगह अगर फिश होगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक फ़िश होती, तो जो फिश है उसको दुनिया जो है, मतलब जो बाहर की दुनिया है, वो एक कोन के शेप में नज़र आती है, मतलब उससे ज़्यादा वो देख नहीं पाती है। ठीक है, कोन के शेप में उसको पूरी दुनिया नज़र आती है। ये इसके पीछे एक लॉजिक है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद ए और बी जो मैंने यहाँ पे मार्क किए, इसके बाद रे आपकी बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, तो जैसे कि हम आपसे बोले कि ये एक स्विमिंग पूल था, ये इसका टॉप व्यू बता रहा हूँ स्विमिंग पूल का, आप ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा नज़र आएगा। यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट ए पॉइंट पे आपने बल्ब लगा दिया है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, इतना एरिया जो मैंने सर्कल बनाया है, ठीक है, इतने एरिया में से ही लाइट बाहर निकलेगी, मतलब ये वाला इल्यूमिनेटेड रहेगा, ये वाला, और बाकी जो बचा हुआ एरिया रहेगा ये क्या रहेगा, ये डार्क रहेगा, क्योंकि यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी नहीं, सारी की सारी लाइट अंदर चली गई है, मतलब इससे लाइट बाहर नहीं निकलेगी। डार्क कहना चाहो डार्क कह लो, लेकिन लाइट इससे बाहर नहीं निकलेगी। क्लियर हुआ? तो कभी कभार इन दोनों का रेशियो भी पूछ लेते हैं कि मान लो अगर स्विमिंग पूल की लेंथ मैंने L मान ली है और विड्थ मैंने B मान लिया है, तो अगर मुझे कैसे भी करके इसका एरिया पता चल जाए, जो मुझे रेडियस पता करना है, तो अगर मुझे रेडियस पता चल जाए तो पाई आर स्क्वायर कर दूंगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों का रेशियो का मैं डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा वैल्यू। ठीक है, तो कभी रेशियो भी पूछ लेते हैं। तो अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं। ठीक है, इसका रेडियस निकालने के लिए भी, और यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको डायग्राम से एकदम क्लैरिटी हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं साहब? आपने तो बोला था साइन आई बाय साइन आर लिख लो आप।
अब मैं आईसी वाले के लिए लिख रहा हूँ लेकिन, ठीक है, साइन आई सी बाय साइन आर इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू मान लिया है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, अपोजिट चलता है, आईसी के सामने 1 आएगा और आर के सामने, देखो ये आर के सामने क्या आएगा, देखो आर के सामने क्या आएगा, म्यू आएगा, देखो। और आपको पता है आईसी पे आर का वैल्यू 90 डिग्री है, तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साइन आईसी जो रहेगा आपका वो हो जाएगा 1/μ। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं नीचे भी लिख देता हूँ कि साइन आईसी जो रहेगा दैट इज इक्वल्स टू 1/μ। अब इससे हमें क्या पता चलता है, जो अगर आपको क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड आईसी देन you must know the refractive index। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आईसी जो है किसी भी जैसे तुम अगर सोचो कि आईसी हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर का आईसी कितना है, या भी मैं आगे ग्लास लैब बोल दूंगा या तो प्रिज्म बोल दूंगा, ये सब में हमें आईसी के बारे में कैसे पता चलेगा। तो उसको पता करने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। देखो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा तो आप आईसी का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, तो आपको आईसी पता चल जाएगा। अब आप जज कर पाओगे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से बड़ा हो गया तो रिफ्लेक्शन होगा, कम हो गया तो रिफ्रैक्शन होगा, बराबर हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको ये ऊपर लिखवाया था ये पॉइंट। तो आईसी पता करने का तरीका क्या है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो जाए, ठीक है। और सही भी बात है, म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, तो साइन आईसी 1 से छोटी रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ म्यू इज़ 2 फॉर एनी मीडियम फाइंड आईसी, तो आप देख सकते हैं साइन आईसी कितना हो जाएगा आपका 1/2, तो आईसी का वैल्यू यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ख़त्म। अब 30 से ज़्यादा डिग्री रहा एंगल तो आप बोल देना कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कम रहा तो रिफ्रैक्शन होगा, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम चली जाएगी। तो इन दैट केस आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अभी हम बात करें, अगर ये तो हमने बात कर ली, चलो ठीक है, ये हमने स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा लिया। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एरिया, ये वाला एरिया मुझे निकालने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इसका थोड़ा मैथमेटिक्स देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपका सरफेस है, मान लीजिए h हाइट पे मैंने एक सोर्स लगा दिया है, सोर्स मतलब एक बल्ब लगा दिया है, h डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब देखेंगे, अगर मैं देखेंगे इसको अगर, तो यहाँ से एक रे गई, ठीक है, ये एंगल कितना है आपने बोला आईसी है, तो रे ऐसी चली जाएगी, मतलब इसके बाद रिफ्लेक्शन ही होगा, बट मैं आईसी वाले इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो आप देखिए अगर ये आईसी एंगल है तो ये भी आईसी हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। ये रेडियस हो जाएगा, यही मुझे निकालना है आर। अगर मैंने आर निकालने में कामयाब हो गया तो पाई आर स्क्वायर कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं, पहले स्नेल्स लॉ लगा लें। बताइए कि अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो अच्छा ये वाला कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस से ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका जो ए सी है वो आर है, ए बी आपका एच है, और बी सी आपका पाइथागोरस से आ गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले इक्वेशन में स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ, क्या हो जाएगा बोलो, साइन आई सी, बिल्कुल सही, इज इक्वल्स टू 1/μ, करेक्ट। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने इसको एयर माना है और इसको म्यू कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है, ठीक है। हो सकता है कि एयर ना दे के वो कोई और मीडियम दे दे, तो कैसे लिखेंगे वो भी हम डिस्कस करें, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है वो एयर ही दे, तो 1/μ ही आए, है ना, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अच्छा अगर आप देखें सेकंड, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा लगाऊंगा, साइन थीटा मतलब साइन आई सी, तो बोलो कितना हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखिए इक्वेशन 1 और 2 मिल गई है मुझे। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो देखिए कितना आएगा,
इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो कितना हो गया बोली, 1/μ कम्स आउट टू बी r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। मुझे अब यहाँ से ध्यान रखिए, मुझे निकालना है कि मुझे r निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप r को उधर ले जाइए तो हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आर का वैल्यू कितना हो गया बोलिए, एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। देख सकते हैं आपको रेडियस मिल गया है, रेडियस ऑफ द कोन। अब आपको रेडियस ऑफ द कोन मिल गया है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो ये आपको एरिया मिल गया है। तो कभी कभी डायरेक्टली एरिया भी पूछ लेते हैं तो इससे आप डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इसके फिजिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी काफ़ी हैं। तो इसके 3 एप्लीकेशंस के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले 2 नेचुरल फिनोमेना है जिसे बोलते हैं मिराज और लूमिंग। ठीक है, और तीसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर्स, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिराज। मिराज यूजुअली बहुत हॉट समर्स में होता है। हॉट समर्स का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपने कभी देखा होगा जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तो आप अपने सामने रोड पे अगर नोटिस करें तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर के बाद आपको पानी नज़र आता है, बट वो एक्चुअली पानी नहीं होता है। पानी वो स्काई का रिफ्लेक्शन होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आगे लेक है तो हम वहाँ पे पानी आ जाएगा, लेकिन वो पानी नहीं होता है। तो क्या हुआ ज़रा समझिए। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आपका स्काई है, ब्लू कलर से बना देते हैं इसको, फील आएगी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपको स्काई को अगर आपको देखना है तो क्या होगा, तो स्काई से एक डायरेक्ट रे आपकी आंखों में चली जाएगी तो आप स्काई को डायरेक्टली देख पाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो के अगर ऐसा हो जाए कि जो रे डायरेक्टली स्काई से निकल रही है वो आपकी आंखों में डायरेक्टली ना जाके क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे कि एक रे बनाई मैंने, तो किसी वजह से किसी मीडियम में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया, हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि हर हमारे जो ऊपर लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, या आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा सब लेयर्स अलग अलग है, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। तो कभी कभार भूली भटकी कोई रे अगर आ जाए और ऐसी सिचुएशन हो जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाए, किससे, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये रे आपकी ऐसी चली जाएगी, सॉरी ऐसी चली जाएगी, ऐसे जाके। तो अब आपको जो मतलब अब आपको ऐसा नज़र आएगा, आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्काई का जो अपीयरेंस रहेगा वो यहाँ पे नीचे नज़र आएगा। तो इट विल लुक लाइक अ पॉन्ड, एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का नज़र आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि पानी का तालाब है वहाँ पे और आपको जल्दी से वहाँ जाके पानी पी लेंगे आप, ऐसा आपको फील होगा। यूजुअली ये पता है कहाँ पे होता है, जो बहुत, ये राजस्थान हो गया इंडिया में, जहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, वहाँ पे मिराज आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा देखने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है लूमिंग। ये कोल्ड वेदर में होता है, कोल्ड वेदर, बहुत ठंडा। अब इसको भी समझिए कैसा है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। मान लो ये एक छोटा सा पहाड़ है, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, इस पहाड़ के पीछे एक तुम्हारा दुश्मन खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके हाथ में पिस्तौल, ठीक है, वो इसलिए बैठा हुआ है कि जैसे तुम आओगे पास में वो गोली मार देगा तुमको, ठीक है। तो तुम इसको डायरेक्टली इसलिए नहीं देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस छोटा सा माउंटेन, छोटा माउंटेन, इसकी वजह से तुम इसको नहीं देख पा रहे हो। लेकिन इसका अगर मानो ऐसा हो जाए, इससे गिरे गई ऊपर की तरफ, और किसी वजह से
किसी भी मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो अगर आईसी से बड़ा हो गया तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा और रे देखो डायरेक्टली इसकी आंखों में चली जाएगी। तो अगर मैं इसको रीट्रेस करूं, अगर मैं इसको क्या करूं, रीट्रेस करूं, तो ये आदमी आपको ऊपर नज़र आएगा, ये देखो ऐसे बैठा हुआ और ये हाथ में गन है। तो इस ए आदमी को ये बी आदमी कहाँ ऊपर नज़र आएगा, मतलब इसकी परछाई ऊपर नज़र आ जाएगी और देख लेगा इसके हाथ में बंदूक है, तो ये यूं घूम के वापस चला जाएगा। सनी देओल थोड़ी ना लड़ लेगा इससे जाके, तो लड़ना झगड़ना नहीं है, चुपचाप पलट लो निकल लो, ठीक है। तो ये होता है दूसरा नेचुरल फिनोमेना जिसे हम बोलते हैं लूमिंग। तीसरा जो होता है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली अभी जो यूज हो रहा है सबसे ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज में हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा, अभी आपने सुना भी होगा, जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, ये सब अभी जो इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं ये फाइबर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो बेसिकली अभी हम देखें इंडिया में तो 4G चल रहा है, वो भी ढंग से नहीं मिल रहा है, 3.5G में LTE में काम करते हैं वो लोग। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर जो 5G टेक्नोलॉजी आने का सोच रहे हैं कि आज से मान लो 5-7 साल बाद या 2-3 साल बाद जब भी इंडिया को 5G टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो उसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट के लिए हमको ऑप्टिकल फाइबर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हाई स्पीड के लिए आपको एक ऐसा यहाँ पे चीज़ चाहिए जो आपको कम से कम लॉसेस हों आपके, आप ऐसा समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का परफेक्ट एग्जांपल है। और टेलीकॉम कंपनीज, मतलब जो भी इंटरनेट से रिलेटेड इशू, जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यूजुअली अभी जो हम 5G के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब आप यहाँ से ज़रूरी नहीं सिर्फ इंटरनेट के लिए, आप इसको बात करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है ज़रा समझिए। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैं इसको जूम करके बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब जितने आपके बाल हैं इतना ही रहता है। आप चाहें तो कभी गूगल कर लीजिएगा, इसके फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे, तो आपको थोड़ा फील आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज रहता है। ये जो अंदर वाला होता है इसे बोलते हैं कोर, और ये जो बाहर वाला होता है इसे बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लो, इसका μ2 ले लो, करेक्ट। तो अब होता क्या है कि मैंने अगर मान लो यहाँ पे रे ऐसे गिरा दी, बाहर से एक रे, अब तुम बोलोगे सर रे थोड़ी ना गिरती है, आपने बोला टेलीकॉम कंपनी है तो उसमें हम थोड़ी ना लाइट गिराएंगे। तो देखो एक चीज़ समझो, जो लाइट होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और जितनी भी हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव यूज़ करते हैं टेलीकॉम या इंटरनेट, इन सब के लिए वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सब की सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ज़रूरी सिर्फ लाइट पे ही वैलिड नहीं है, आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऐसे छोड़ेंगे तो वो सेम वैसे ही बिहेव करेगा जैसे लाइट करती है। ठीक है, तो आपने मान लो एक लाइट ऐसी छोड़ दी, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो एक्चुअली ये जो इतना हिस्सा मैंने बाहर बनाया हुआ है ना, ये इतना बाहर होता नहीं है, ये अंदर ही रहता है, बट मैंने बस डिस्टिंग्विश करने के लिए कोर को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तो ये क्लैडिंग में ना जाके ये यहीं पर ही रिफ्लेक्ट होता रहेगा ऐसे, ये लाइट जो है ये ऐसी रिफ्लेक्ट होती रहेगी, देखो ऐसे चली जाएगी। तो आप देखिए ऐसे जाने के बाद जहाँ आपको चाहिए वहाँ आपको मिल जाएगी। अब फ़ायदा ये हो जाएगा कि इस सरफेस पे बहुत ही कम लॉस होगा, क्योंकि पूरा रिफ्लेक्शन हुआ है। लॉस होगा ऐसा नहीं बोलेंगे, ज़ीरो लॉस तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो लॉस होता ही है, बट एज़ कम्पेयर टू अवर कन्वेंशनल वायर्स, जो हम अभी जो वायर टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते आ रहे थे अभी तक, उसके अगर कंपैरिजन में बात करेंगे तो बहुत कम लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस कम होगा तो देखिए स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ देखी हैं उसमें स्पीड अगर कम हो रही है वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप लॉसेस को अपने मिनिमाइज़ कर देंगे तो होगा क्या कि ज़्यादातर लॉसेस कम हो जाएंगे, तो आपको पूरा आउटपुट, मेजॉरिटी आउटपुट मिल जाएगा और स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था यहाँ पे कि TIR इज़ ओनली वैलिड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो आप बताइए मुझे, अगर आप देखें इधर तो कौन सा डेंसर होगा और कौन सा रेयरर मीडियम होगा, ज़रा मुझे बताइए। तो आप देख सकते हैं कि μ2 μ1 से बड़ा होगा, मतलब μ2 आपका डेंसर होगा और μ1 आपका रेयरर मीडियम होगा। क्योंकि देखो आपकी रे आपने कहाँ पे प्रोजेक्ट करवाई है, डेंसर में। अब डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए थी, जो कि नहीं गई है। तो μ2 जो होगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं, आपका क्या हो जाएगा,
डेंसर मीडियम, और ये आपका हो जाएगा रेयरर मीडियम। सो दिस वॉज अबाउट TIR। तो TIR के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कशन लिया है, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभार इसमें नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ज़रूर अच्छे से एक बार करके जाइएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।